हेलो एवरीवन। तो आज हम हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर अच्छा खासा टेलविंड चल रहा है एंड ये वाला सेक्टर खुद से ही लगभग 10 से 12% के सीएजीआर रेट से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर कामकाज करने वाली 6 कंपनीज के बारे में आज हम यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे एंड लास्टली ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारी कंपनीज में से कौन सा प्लेयर यहाँ पे इस रेस को जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिन 6 कंपनीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उनके नाम है लाइक बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया शेल्टर फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस एंड आवास फाइनेंसर्स। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया है कि किसी भी बैंक या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर एनबीएफसी को शॉर्टलिस्ट करने के लिए उस कंपनी को हमारे दो जो मेजर क्राइटेरिया है उसके अंदर पास करना चाहिए। फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया होता है कि उस एनबीएफसी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एसेट क्वालिटी क्यों उनके बेसिस पे या तो स्टेबल होना चाहिए या फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होना चाहिए। एंड हमारा सेकंड जो क्राइटेरिया है कि उसकी लोन बुक एटलीस्ट 20% है उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करनी चाहिए। बिकॉज हमको हमारे पोर्टफोलियो के अंदर केवल उन्हीं कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है जिनके बिजनेस की ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से हो रही हो। यदि हमें उससे कम रेट से ग्रोथ करने वाली कंपनी चाहिए तो उससे अच्छा बेटर ऑप्शन होगा कि हम लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे कोई लॉजिक बनता नहीं है। बिकॉज स्टॉक्स के अंदर डेली वॉलेटिलिटी होती है, उससे हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है एंड उसका फायदा हमें तभी मिलेगा कि जब उस कंपनी की बिजनेस की ग्रोथ लगभग 20% है उससे ज्यादा रेट से हो रही हो, ताकि उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हमें यहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सके। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी वाले क्राइटेरिया के बारे में। तो जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की एसेट क्वालिटी क्यों उनकी बेसिस पे यहाँ पे खराब होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा उतनी कोई ज्यादा खराब नहीं हो रही है, लगभग 10 से 20-30 बेसिस पॉइंट से उनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे खराब हुई है। ऑल द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर जितने भी लोन दिए जाते हैं सारे 100% सिक्योर्ड लोन होते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिकॉज एसेट क्वालिटी को लेकर जो इश्यू आया है वो पूरे सेक्टर के अंदर इश्यू आया है, जिसकी वजह से सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने जो अपना फ्रेश डिसबर्समेंट का पार्ट होता है उसको यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल किया है। तो एसेट क्वालिटी वाले क्राइटेरिया के अंदर एक बार सारी कंपनीज को यहाँ पे पास कर लेते हैं। अब सेकेंडली बात करते हैं लोन बुक ग्रोथ वाले क्राइटेरिया के बारे में। इन सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी लोन बुक यहाँ पे 20% से कम रेट से ग्रोथ हो रही है। तो इन 6 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से एक आवास फाइनेंसर ऐसी कंपनी है जिसकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 15-16% के आसपास में ग्रोथ हो रही है। जबकि जो बाकी की 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उन सभी की लोन बुक यहाँ पे एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ हो रही है। तो आज वाले डिस्कशन के अंदर आवास फाइनेंसर्स ऑलरेडी बाहर हो जाता है। अब जो बाकी की 5 कंपनी यहाँ पे बचती है उनका एक बार डिटेल में कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। तो इन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को डिटेल में डिस्कस करने के लिए फर्स्टली ये डिस्कस करेंगे कि एसेट क्वालिटी पे करंटली क्या स्टेटस चल रहा है, कंपनी वाइज क्या स्टेटस चल रहा है। देन जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था FY26 को लेके लोन बुक ग्रोथ को लेके उस पर करंटली किस तरह से डिलीवरी हुई है। एंड देन मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर FY27 के लिए क्या गाइडेंस दिया वो डिस्कस करेंगे। देन इन कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी किस डायरेक्शन में जा रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली इन सारी कंपनीज को वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। बात करें इंडस शेल्टर के बारे में तो क्यों क्यू बेसिस पे इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हुई है। मतलब क्वार्टर 2 FY26 के अंदर इसका ग्रोस एनपी था लगभग 1.20% के आसपास में एंड क्वार्टर 3 FY26 के अंदर इस कंपनी का ग्रोस एनपी रिपोर्ट हुआ है 1.50% के आसपास में। मतलब क्यों क्यू बेसिस पे इसकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी 30 बेसिस पॉइंट से खराब होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें 30+ डीपीडी के नंबर के बारे में तो वो भी यहाँ पे लगभग 30 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से इंडिया शेल्टर यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के अंदर ये बोला था कि ये वाला जो इश्यू आया है ये हमारे खुद के डिसीजन के अकॉर्डिंग आया है। बिकॉज हम लोग चाह रहे थे कि कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे अच्छे से ईएमआई पे नहीं कर रहे थे एंड जब हमारी कलेक्शन टीम उनको फोर्स करती थी उस टाइम पे वो लोग कुछ ईएमआई पे कर देते थे, जिसकी वजह से वो लोग एनपी वाले बकेट में नहीं आते थे। जिसके कारण हम लोग हमारे यहाँ पे सरफेसी एक्ट होता है उसको यूटिलाइज करके अमाउंट को रिकवर नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार हमारा स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि उन वाले कस्टमर्स को एक बार हम लोग फोर्स नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे। जो कस्टमर पे कर देते हैं तो अच्छी बात है, जो कस्टमर पे नहीं करेंगे तो वो वाले कस्टमर यहाँ पे एनपीए वाले बकेट में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग हमारे यहाँ पे हार्ड रिकवरी स्टार्ट कर देंगे। एंड बात करें क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से तो इनका गाइडेंस हुआ करता था लगभग 0.40 से 0.50% का। बट क्वार्टर 3 FY26 के अंदर इनका जो क्रेडिट कॉस्ट आया लगभग 0.60% के आसपास में आया है। ऑल्दो मैनेजमेंट ने कॉनकॉल के अंदर ये बोला है कि क्वार्टर 4 के अंदर ऑलरेडी हम लोग हमारे जो एसेट क्वालिटी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट देखना स्टार्ट कर दिया है। बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से तो इनकी एसेट क्वालिटी भी क्यों उनकी बेसिस पे लगभग 10 बेसिस पॉइंट से खराब हुई है। एंड बात करें 30+ डीपीडी के नंबर के बारे में तो यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रहा है 3.70% के आसपास में। बात करें क्रेडिट कॉस्ट के बारे में तो इनकी क्वार्टर 3 FY26 के अंदर जो क्रेडिट कॉस्ट आई लगभग 0.40% के आसपास में आई है। एंड बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो इनका ग्रोस एनपीए क्यू बेसिस पे थोड़ा स्टेबल ही दिखाई दे रहा है, केवल 1 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है।
मतलब ऐसा यहाँ पे कोई ग्रोस एनपीए में दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। 30+ डीपीडी का नंबर यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया है। एंड बात करें क्रेडिट कॉस्ट के बारे में तो यहाँ पे लगभग 0.19% का यहाँ पे रिपोर्ट किया है। बात करें एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो इनका ग्रोस एनपीए क्यों उनकी बेसिस पे थोड़ा स्टेबल ही नजर आ रहा है, केवल 1 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो ऐसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट बात करें 30+ डीपीडी के नंबर के बारे में तो यहाँ पे 10 बेसिस पॉइंट से इनका 30+ डीपीडी का नंबर इंक्रीज हुआ है। एंड बात करें क्रेडिट कॉस्ट के बारे में तो इनका जो गाइडेंस होता है लगभग 0.50% के आसपास में, उसके आसपास से इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। बात करें आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो इसका जो ग्रोथ एनपी है Q3 के अंदर स्टेबल दिखाई दे रहा है लगभग 1.40% के आसपास में। एंड Q2 FY26 के अंदर इनका ग्रोथ एनपी लगभग 1.40% के आसपास में ही था। एंड बात करें 30+ डीपीडी के नंबर के बारे में तो इनका जो 30+ डीपीडी का नंबर है यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर दिखाई दे रहा है। एंड बात करें क्रेडिट कॉस्ट के बारे में तो इनका जो गाइडेंस होता है 0.25% के आसपास में, उसके आसपास में इनका क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से इन समरी ये कहना चाहता हूं कि पूरे सेक्टर के अंदर सेक्टर वाइड यहाँ पे एसेट क्वालिटी सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की यहाँ पे थोड़ी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। किसी कंपनी का ग्रोस एनपीए यहाँ पे लगभग 10 बेसिस पॉइंट से खराब हुआ है, तो किसी कंपनी के यहाँ पे ग्रोस एनपीए लगभग 30 बेसिस पॉइंट से खराब हुआ है। मतलब ये सेक्टर वाइज प्रॉब्लम है। इसी के कारण से इन सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने अपना जो फ्रेश डिसबर्समेंट का पार्ट होता है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया है। अब बात करते हैं लोन बुक ग्रोथ के बारे में, तो फर्स्टली पिक करते हैं इंडिया शेल्टर के बारे में। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हमारी लोन बुक यहाँ पे लगभग 30 से 35% के बीच में ग्रोथ करेगी, जबकि Q3 के अंदर इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 30% से ग्रोथ करी है। मतलब जो इनका गाइडेंस था उसकी जो लोअर रेंज है उसको यहाँ पे अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में तो इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस था FY26 के लिए लगभग 25 से 30% से ग्रोथ करने का। एंड जो Q3 के अंदर एक्चुअल डिलीवरी करी है लगभग 25% से अपने लोन बुक को ग्रोथ किया है। बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो इनका गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारी लोन बुक को लगभग 24 से 26% के बीच में ग्रोथ करेंगे। बट स्पेसिफिकली FY26 के लिए इन्होंने अपना लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस घटा के लगभग 23% के आसपास में कर दिया था। एंड Q3 FY26 के अंदर इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 23% से ग्रोथ हुई है। बात करें एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो इसकी मैनेजमेंट का जो गाइडेंस होता था कि हम लोग हमारी लोन बुक को लगभग 25% से ग्रोथ करेंगे, जबकि जो एक्चुअल डिलीवरी करी है Q3 के अंदर लगभग 21% से करी है। एंड इसके बाद में एप्टस की मैनेजमेंट ने अपना जो FY27 के लिए जो ग्रोथ गाइडेंस है लोन बुक को ग्रोथ करने का, उसको घटा के लगभग 22 से 23% के आसपास में कर दिया है। एंड बात करें आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो इसकी जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि लगभग 20 से 22% से लोन बुक को ग्रोथ करने का, उसको यहाँ पे अचीव किया है। जो उसकी लोअर रेंज है Q3 के अंदर अपनी लोन बुक को यहाँ पे लगभग 20% से ग्रोथ कराया है। तो लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से इन समरी ये कह सकता हूँ कि जो मैनेजमेंट के गाइडेंस थे उसके जो लोअर रेंज थी उसको यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड यहाँ पे जो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है उसने अपने गाइडेंस को यहाँ पे अचीव नहीं किया है। अब बात करते हैं FY27 के लिए इन कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस आया है। फर्स्टली बात करते हैं इंडिया शेल्टर के बारे में। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम लोग हमारी लोन बुक अराउंड 30% से ग्रोथ करेंगे एंड हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो लगभग 0.50% के आसपास में रहेगी। एंड बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में तो इनकी मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस है लगभग 25% से लोन बुक को ग्रोथ करने का। एंड क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस है लगभग 0.40% के आसपास में। बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो इनकी मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस है लगभग 24 से 26% से लोन बुक को ग्रोथ करने का। एंड क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस है लगभग 20 से 25 बेसिस पॉइंट का। एंड बात करें एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो इनकी मैनेजमेंट की तरफ से लोन बुक ग्रोथ का गाइडेंस है लगभग 22 से 24% से ग्रोथ करने का। एंड क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस है लगभग 50 बेसिस पॉइंट का। एंड बात करें आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में तो इनकी तरफ से लोन बुक ग्रोथ को करने का गाइडेंस है लगभग 20% से। एंड क्रेडिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस है लगभग 25 बेसिस पॉइंट से 30 बेसिस पॉइंट के आसपास में। तो ये हमने डिस्कस किया कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो कंपनीज है उनके मैनेजमेंट की तरफ से FY27 के लिए किस तरह का ग्रोथ गाइडेंस आया है। तो ये देखने में पता लग रहा है कि जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन्होंने FY27 के लिए अपना ग्रोथ गाइडेंस यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस किया है। या तो उनकी जो लोअर रेंज थी उसको यहाँ पे इंटेक्ट रखा है, एंड एप्टस वाले केस के अंदर तो इनका जो ग्रोथ गाइडेंस है उसको यहाँ पे साफ साफ घटाते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इन सारी कंपनीज का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है किस डायरेक्शन में जा रहा है। फर्स्टली बात करते हैं इंडिया शेल्टर के बारे में। तो करंटली इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 17% के आसपास में है। एंड कंसिस्टेंटली इस कंपनी को ऑपरेटिंग लीवरेज मिलता जा रहा है। एंड साथ में जो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी है कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है। बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में तो FY25 कंप्लीट होने के बाद में इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी था लगभग 17% के आसपास में। बट Q1 FY26 के अंदर इस कंपनी ने 1250 करोड़ रुपए रेज करे थे QIP मेथड के द्वारा। उसके बाद में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी घट गया था लगभग 13% के आसपास में। बट उसके बाद में फिर से यहाँ पे रफ्तार पकड़ दी है एंड इसका रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 12% के आसपास में है। बिकॉज बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर नहीं है एंड प्रीमियम कस्टमर को यहाँ पे लोन देती है, जिसके कारण इनको लोन पे यहाँ पे कम यील्ड मिलता है।
एंड जिसके कारण से जो उनके रिटर्न रेशियोज हैं, भले ही बात करो रिटर्न ऑन एसेट की या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की, उसके अंदर यहाँ पे लोअर नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड बात करें एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20% के आसपास में है। एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस की यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 16% के आसपास में है। तो यदि रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर यहाँ पे समराइज करें, तो सारे हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर्स के अंदर एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लगभग 20% के आसपास में है। मतलब सारे हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर्स के अंदर एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे सिंगल ऐसी कंपनी है जिसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा है। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 20% से कम ही दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से, तो इन सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का एज ऑन डेट 28 फरवरी 2026 को यहाँ पे क्या प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया शेल्टर फाइनेंस का प्राइस टू बुक रेशियो करंटली लगभग 2.7 के आसपास में है। होम फर्स्ट का प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे लगभग 2.8 के आसपास में है। जबकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 3.4 के आसपास में है। एंड एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 2.6 के आसपास में है। एंड आधार हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 2.9 के आसपास में है। मतलब सारे हाउसिंग प्लेयर्स के अंदर यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अलावा जो बाकी के 4 अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट के जो प्लेयर्स हैं उनके वैल्यूएशन यहाँ पे लगभग कॉमन साइज दिखाई दे रहा है। मतलब 2.6 के प्राइस टू बुक रेशियो से लगभग 2.9 का प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे रेंज के अंदर दिखाई दे रहा है। तो यदि वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से समराइज करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। एंड जो बाकी के 4 प्लेयर हैं उनका प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे लगभग सिमिलर सा दिखाई दे रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया कि जितने भी हाउसिंग फाइनेंस प्लेयर्स हैं उनके फंडामेंटल्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड FY27 के लिए मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे क्या ग्रोथ गाइडेंस दिखाई दे रहा है। अब एक बार नंबर्स को समराइज कर लेते हैं एंड ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के रेस के अंदर यहाँ पे टॉप 2-3 प्लेयर यहाँ पे कौन से दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए जो इन्वेस्टर का यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है उसको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। जिन इन्वेस्टर्स का एसेट क्वालिटी को लेकर ज्यादा कंसर्न है उनके लिए यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस और होम फर्स्ट फाइनेंस इस रेस के अंदर आगे दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज बजाज हाउसिंग फाइनेंस और होम फर्स्ट फाइनेंस वाले केस के अंदर एसेट क्वालिटी यहाँ पे स्टेबल दिखाई दे रही है। एंड दोनों कंपनीज का लोन बुक ग्रोथ यहाँ पे लगभग 25% के आसपास में होने वाला है FY27 के अंदर। एंड इन दोनों कंपनीज के अंदर होम फर्स्ट फाइनेंस का स्टॉक यहाँ पे थोड़ा चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कंपैरिजन में। बट यदि किसी इन्वेस्टर को यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से ज्यादा कंसर्न है उस वाले केस के अंदर इंडिया शेल्टर फाइनेंस यहाँ पे सही कैंडिडेट बनता हुआ नजर आ रहा है। बट इंडिया शेल्टर फाइनेंस वाले केस के अंदर क्यों की बेसिस पे एसेट क्वालिटी खराब हुई है, ऑल्दो कॉनकोल के अंदर मैनेजमेंट ने यहाँ पे ये कॉन्फिडेंस दिया है कि Q4 के अंदर हमारी एसेट क्वालिटी ऑलरेडी यहाँ पे हेल्दी होना स्टार्ट हो गई है, इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई है। तो उस वाले एंगल से हमें Q4 के जो उनके रिजल्ट आएंगे उसके अंदर एसेट क्वालिटी को यहाँ पे अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस दिखाया है वो एक्चुअल में डिलीवर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे थोड़ा रिस्क दिखाई देता है इंडिया शेल्टर वाले केस के अंदर। एंड जो बाकी के 2 प्लेयर यहाँ पे और बचते हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस और आधार हाउसिंग फाइनेंस, उन वाले केस के अंदर लोन बुक की ग्रोथ यहाँ पे लगभग 20 से 22% के आसपास में है। एंड सारे पांचों कंपनीज के अंदर वो दोनों कंपनीज यहाँ पे बॉटम क्वार्टाइल के अंदर आती है। मतलब यदि इन समरी बोलूं तो हाउसिंग फाइनेंस वाले सेक्टर के अंदर एट करंट टाइम पे जो टॉप 3 कंपनीज हैं वो वाली है इंडिया शेल्टर फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस एंड देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जिस किसी को यदि यहाँ पे प्रीमियम क्लास की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चाहिए जो इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का ऑप्शन बेटर लगता है। एंड करंटली तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर थोड़ा वैल्यूएशन का भी कंफर्ट आता है, ऑल्दो स्टिल अभी इसका स्टॉक यहाँ पे 3.40 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। एंड यदि किसी को अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर लोन बुक की ग्रोथ यहाँ पे अच्छी खासी चाहिए, 25 से 30% से लोन बुक ग्रोथ करने वाली कंपनी चाहिए एंड वैल्यूएशन के अंदर कंफर्ट चाहिए, उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया शेल्टर फाइनेंस एंड होम फर्स्ट फाइनेंस का यहाँ पे ऑप्शन निकल के आता है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको इन कंपनीज में से कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है, क्वेरी या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।